नमस्कार दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडोनेशिया के दौरे पर नहीं गए हुए हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी वो गए हुए हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत ही हिस्टोरिक डील साइन हुआ है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया एग्री किया है कि वो भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हो खबर, वाई यूरेनियम डील विथ ऑस्ट्रेलिया इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि पिछले कई वर्षों से कोशिश यही हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगाया जाए। और मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और अगर भारत को अपना न्यूक्लियर एनर्जी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको फर्दर एक्सपैंड करना है, जो 3 स्टेजेस की हम बात करते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल तक स्टडी आईक्यू पर किसी भी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इन सभी बैचेस में आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और भी अनेकों फीचर्स हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए इन सब के बारे में तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील साइन हुआ है। आज ही जो है नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी एल्बनीज, उन्होंने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया वुड फाइनली बिगिन एक्सपोर्टिंग यूरेनियम टू इंडिया। और ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली जो पीसफुल सिविल न्यूक्लियर पर्पस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है, उसी के लिए किया जाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में पिछले एक दशक में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है इतना हिस्टोरिक क्यों है, मैं आपको बताता हूं। ये पिछले 15 साल का जो हेजिटेशन था ना ऑस्ट्रेलिया का कि भारत को एक्सपोर्ट करें या ना करें यूरेनियम, वो फाइनली अब खत्म हो गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है, लेकिन कई दशकों से वो भारत को यूरेनियम सप्लाई नहीं करता था। वो उन्हीं को करता था जो कंट्रीज एनपीटी का पार्ट थे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर आपने साइन किया है तो ही ऑस्ट्रेलिया आपको यूरेनियम देगा। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। डिस्पाइट हम एनपीटी के बाहर हैं, उसके बावजूद भी जो है ऑस्ट्रेलिया भारत को ये यूरेनियम सप्लाई करेगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट अचीवमेंट बताया जा रहा है भारत के लिए। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, यूरेनियम है क्या? यूरेनियम एक नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल है। ये कई चीजों में इस्तेमाल होता है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर सबमरीन हो, रिसर्च रिएक्टर हो गया, या फिर अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं यूरेनियम को फ्यूल रॉड्स में प्रोसेस करते हैं और न्यूक्लियर फिसाइल के थ्रू बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होता है। अच्छा, यूरेनियम इतना वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोज कंपेयर करो 1 किलो ऑफ यूरेनियम और अगर आप इसको कंपेयर करिए 1 किलो ऑफ कोल से, मतलब ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर एनर्जी जनरेट करेगा देन 1 किलोग्राम ऑफ कोल। और इसके कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे एनर्जी डेंस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर लो कार्बन एमिशन है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कर सकते हैं, जो बेस लोड पावर है उसके लिए सूटेबल है। जो हमारी डिपेंडेंसी होती है ना फॉसल फ्यूल के ऊपर, कोयले के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम वेल्थ मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट दुनिया में जितना भी यूरेनियम प्रोड्यूस होता है 1/3 रिजर्व बताया जाता है ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अगेन, ऑस्ट्रेलिया डज नॉट ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको नहीं मिलेगा। और तो यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया करता क्या है, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन गिने चुने लोगों को, मतलब अगर भरोसा है ऑस्ट्रेलिया को कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो ही उन देशों को ये एक्सपोर्ट करता है। और ये ज़्यादातर आपको ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, इन जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा। और कई सारे मेजर माइंस हैं, ओलंपिक डैम हो गया, रेंजर हो गया, बेवर्ली हो गया, 4 माइल हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेनियम के लिए। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या भारत में यूरेनियम नहीं है? हमें
इंपोर्ट कराने की क्यों ज़रूरत है? देखो, भारत का जो डोमेस्टिक यूरेनियम रिज़र्व है बहुत ही लिमिटेड है और जो भी अवेलेबल भी है ना, वो थोड़ा-सा लो ग्रेड का है। जैसे भारत में आपने सुना होगा झारखंड के जादूगुड़ा में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय, तेलंगाना, राजस्थान बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और ये जो रिज़र्व है वो सफिशिएंट नहीं है। भारत का जो लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एक्सपेंशन है, उसके लिए काफ़ी नहीं है और इसीलिए भारत क्या करता है, बड़ी मात्रा में यूरेनियम को कज़ाकिस्तान, कनाडा, रशिया, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान वहाँ से इंपोर्ट करता है एंड अब तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा सप्लायर बन जाएगा भारत के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखो, एक चीज़ समझिए, भारत का अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोग्राम देखोगे ना न्यूक्लियर एनर्जी का, वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनें और वो कैसे बनेंगे? बेसिकली जो होमी जहांगीर बाबा हैं, उन्होंने भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। पहला स्टेज जो अभी करंट में चल रहा है दैट इज़ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इसके अंदर जो हम यूरेनियम मंगाते हैं वो इसी के अंदर डालते हैं। नेचुरल यूरेनियम ये फ्यूल की तरह काम करता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस करता है और यही प्लूटोनियम आगे चलकर हम स्टेज 2 में आपका इंसर्ट करेंगे। मतलब स्टेज 2 ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा और इसमें प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इनफैक्ट अभी रिसेंटली आपको याद भी होगा अप्रैल के महीने में भारत का पहला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है प्रोटोटाइप, वो आपका क्रिटिकलिटी इसने अटेन किया था, ये तमिलनाडु के कल्पाकम में। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। अब हम धीरे धीरे करते स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ यहाँ से जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है ना भारत का, वो है स्टेज 3, क्योंकि ये थोरियम रिएक्टर होगा और ध्यान रखिएगा भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व रखता है, स्पेशली केरला और तमिलनाडु के कोस्ट पर। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए हमें थोरियम वाले स्टेज 3 पर आना होगा। तो ये एक एक स्टेज करके ही हम आ सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 2 में यहाँ पर जो जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूल, उसी का हम अल्टीमेटली इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर स्टेज 3 में थोरियम के साथ। अच्छा, यहाँ पर भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, अभी हम जनरेट करते हैं बहुत ही छोटा शेयर, इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर एनर्जी से वो बहुत कम शेयर है टोटल में, लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल यह है 2047 तक कि 100 गीगावाट भारत का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो इंस्टॉल कैपेसिटी हो कम से कम। तो ये हमारा गोल है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया भारत को क्यों नहीं दे रहा था यूरेनियम? एक तो 1974 में पोखरण 1 हुआ, स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट किया था हमने, पहला न्यूक्लियर टेस्ट था भारत का। ऑल्दो ये छोटे लेवल पर था, लेकिन बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने भी उस समय कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी न्यूक्लियर कॉपरेशन करने से मना कर दिया था। फिर 1998 में तो हमने पोखरण 2 किया, जिसमें भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे, ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा यहाँ पर कॉशियस हो गया था। और यहाँ पर एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 में फोर्स में आया और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि न्यूक्लियर वेपन्स और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए और जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसको एनकरेज किया जाए। तो भारत ने इसको कभी साइन नहीं किया। ये जो एनपीटी था ना, मतलब प्रॉब्लम भी देखिए क्या है ना कि जो 5 रिकॉग्नाइज देश हैं कि वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे, अमेरिका, चाइना, ये सब, तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया। अब आगे कोई देश कर ही नहीं सकता, ये क्या बात हुई? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर ऑस्ट्रेलिया की जो पहले की पॉलिसी है दैट इज ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम उन्हीं को देता है कि एनपीटी जो साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल सेफगार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो भारत एनपीटी से के बाहर था, दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया अभी तक भारत को यूरेनियम सप्लाई नहीं कर रहा था। तो अब क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि फिर बदलाव क्या हुआ है? देखो, बदलाव पिछले कई दशकों से हो रहा है, मतलब दशकों क्या, 10-15 साल से एक बड़ा बदलाव हुआ है। इनफैक्ट 2008 में, ऑलमोस्ट 18 साल पहले अगर आप देखोगे, तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। ये भारत की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर इससे हुआ क्या कि भारत के ऊपर जो न्यूक्लियर आइसोलेशन लगा हुआ था वो खत्म हो गया। क्योंकि अगर अमेरिका हामी भर रहा है, अगर अमेरिका अलाउ कर रहा है कि भारत को एक्सेप्शन के तौर पर रखा जाए, तो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करने लगती है। फिर ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स जो है वो ओपन हुआ। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा लग रहा था कि जो सरकार है वो भी दांव पर चली गई है, क्या सरकार गिर सकती है? तो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ कि यूएस अगर भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर भारत के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, जैसे ही अमेरिका ने साइन किया उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने भी वेवर दे दिया। जो एनएसजी है
भारत को स्पेशल वेवर दिया गया एंड इंडिया बिकेम ओनली नॉन एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो कि इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। और फाइनली भारत का जो नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अनलाइक आप पाकिस्तान की बात करें, चाइना, आपको पता ही है ना, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया किस तरह से आपस में साठगांठ है, कैसे नॉर्थ कोरिया के पास वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह आ रहे हैं। तो भारत ऐसा नहीं करता है कभी। भारत किसी भी देश को इलीगली कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट नहीं करता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल को बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से कंट्रोल करता है। सिविल और जो मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको प्रॉपर्ली सेपरेट किया गया है इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड ये जो फैक्टर्स हैं इससे ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी भरोसा है कि भारत कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट भी हुआ था। उस समय क्या था कि यहाँ पर बातें तो हो रही थी कि अगेन ऑस्ट्रेलिया भारत को सप्लाई कर सकता है, लेकिन जो सेफगार्ड प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाई थी और यही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमें अभी तक सप्लाई नहीं करा था। लेकिन अब 2026 में ये सब कुछ बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया अब हमें सप्लाई करेगा। अभी क्यों? देखो, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। जिस तरह से चाइना का राइज हुआ है, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन, ताइवान स्ट्रेट, हर जगह चाइना अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के सेम कंसर्न है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भारत को साथ लेकर जाया जाए। इंडो पैसिफिक की भी स्ट्रैटेजी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन सी लेन, इन सबको सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ यूरेनियम को लेकर डील नहीं हुआ है। अलॉन्ग साइड यूरेनियम एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में और भी कई सारे कॉपरेशन हुए हैं, डिफेंस में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सी चीजों को लेकर हुआ है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को डिक्लेयर किया है एज टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। और देखो, अल्टीमेटली ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर चाइना को निशाना तो नहीं बनाया गया, लेकिन डेफिनेटली चाइना इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच करेगा, देखेगा और कहीं ना कहीं ये समझेगा कि इंडो पैसिफिक में चीज़ों को बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं, देखो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ होता रहता है, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यूरेनियम डील को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर कल रात 12 बजे तक आपको मिल जाएगा। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।